Look, there's Charlie. All he thinks about is playing and आइसक्रीम shoving गेम food down his throat. तुम सभी लोगों ने खेला होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ इस गेम के पीछे छुपी हुई है एक दर्दनाक कहानी, एक ऐसी सच्चाई जो हमारे सामने कभी नहीं आ पाई। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही सब स्टार्ट करना होगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, वरना तो मैं ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला है। इस गेम के अंदर हमें देखने को मिलता है किडनैपर जो आइसक्रीम सील करता है और वो बच्चों को आइसक्रीम की लालच से किडनैप कर लेता है। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे क्या मजबूरी है, क्या सच्चाई है, इस चीज को समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही सब चीजें समझनी होगी। 1 जनवरी 1940 को एक स्कूल जिसका नाम है ईगल्स जूनियर हाई स्कूल, वहाँ एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है रॉड और इसकी माँ का नाम होता है सिस्टर मैडलाइन। इस स्कूल के अंदर किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता कि ये बच्चा कैसे पैदा हुआ, लेकिन लोग इसको चमत्कार का नाम देकर आगे बढ़ जाते हैं। और अब सिस्टर मैडलाइन रॉड को एक लड़की की तरह पालने लगती है, जबकि वो एक लड़का था। ये चीज़ देखकर इस स्कूल की सभी नन्स डर गई थी। वो रॉड के लिए परेशान हो गई थी कि रॉड का ध्यान सही से रखा नहीं जा रहा। इस स्कूल के अंदर ये एक नन थी जिसका नाम था सिस्टर एंडा, और सिस्टर एंडा को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था। वो अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर किया करती थी। एक शख्स जो उसको आइसक्रीम ला कर देता था अपनी कंपनी से, उसका नाम था जोसेफ सुलेवन। एक दिन सभी नन्स डिसाइड करती हैं विलियम के साथ कि वो रॉड को जोसेफ सुलेवन के हवाले कर देगी, और ये काम एंडा करती है। एंडा रॉड को पकड़कर जोसेफ सुलेवन के हवाले कर देती है ताकि वो रॉड का अच्छे से ध्यान रख सके और वो सिस्टर मैडलाइन से बच जाए। रॉड इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आता है। रॉड को वो जोसेफ सुलेवन के हवाले कर देते हैं और जोसेफ सुलेवन रॉड को अपना बेटा बना लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन ये सब सिस्टर मैडलाइन देख लेती है और उसे इतना गुस्सा आता है ये देखकर कि वो इस स्कूल के अंदर सभी नन्स को मार डालती है बुरी तरह। रॉड अब जोसेफ के साथ चला जाता है और जाकर वो उसके घर में ही रहना शुरू कर देता है और वो जोसेफ को ही अपना बाप मानने लगता है। वो जोसेफ की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था और वो अब जोसेफ की तरह बनना चाहता था, यानी एक मशहूर आइसक्रीम मेकर। अप्रैल 1953 रॉड अब 12 साल का हो चुका था। जब जोसेफ सुलेवन काम से वापस घर आता है तो वो देखता है रॉड अपना खाना खा रहा है। रॉड अचानक से जोसेफ को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि उसने अपना काफ़ी हद तक खाना खा लिया है। जोसेफ उसको इस चीज़ की शाबाशी देता है और कहता है कि तुम इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैन बनोगे। रॉड उसको बोलता है कि बिल्कुल मैंने आपके जैसा एक स्ट्रॉन्ग और फेमस पर्सनालिटी वाला इंसान बनना है। जोसेफ उसको समझाते हुए बोलता है कि बिल्कुल तुमने ऐसा बनना ज़रूर है, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो रॉड अचानक से उससे सवाल करता है कि क्या मैंने अभी तक इतनी मेहनत कर ली है कि मैं आपके जैसा एक फेमस आइसक्रीम मैन बन सकता हूँ, और क्या मैं वो स्पेशल आइसक्रीम खा सकता हूँ? अचानक से जोसेफ शॉक्ड हो जाता है और वो रॉड को डांटते हुए कहता है कि नहीं रॉड, तुम उस आइसक्रीम को कभी नहीं खा सकते और ना कभी ऐसा सोचना। और ये बोलकर जोसेफ उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता है और उसे कहता है कि जाओ स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। और फिर जोसेफ उठता है और वहां से उस डब्बे की चाबी को उठाता है और अपने काम के लिए वापस निकल जाता है। और रॉड मायूसी से उस डब्बे को देखता रहता है। जब जोसेफ जा रहा होता है अपने काम के लिए तो वहां पर वो अपनी चाबी को गिरा देता है जमीन पर और जोसेफ को ये बात नहीं पता चलती। स्कूल से वापस आकर रॉड अपने गार्डन के अंदर खेल रहा होता है, तभी रॉड की नजर उसी चाबी पर पड़ती है जो जोसेफ से गलती से गिर गई थी। रॉड उस चाबी को उठाता है
और जाकर उस डब्बे को खोल देता है और वहाँ वो देखता है कि बहुत सारी आइसक्रीम्स वहाँ पड़ी हैं। रॉड के फादर ने उसे मना किया था कि वो ये आइसक्रीम्स नहीं खा सकता, लेकिन रॉड यहाँ पर अभी बच्चा था, वो अनजाने में उन आइसक्रीम को खा लेता है और तभी अचानक रॉड की बॉडी के साथ कुछ होने लगता है। जोसेफ सुलिवन, जो कि अपना काम खत्म करके अब वापस घर को आ रहा था, वो अपने घर पहुंचकर सामने देखता है कि डब्बा खुला हुआ है उस स्पेशल आइसक्रीम का। तभी जोसेफ की नजर पड़ती है रॉड पर, जो कि अब पहले जैसा नहीं रहा। रॉड अब पूरी तरीके से एक मोटा बच्चा बन चुका था। रॉड का वजन अब बहुत बढ़ चुका था और रॉड ये देखकर रो रहा होता है। जोसेफ ये देख पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। अगले ही दिन जब रॉड अपने स्कूल जाता है तो वहाँ उसे बच्चे बहुत तंग करते हैं, वो उसका मजाक बनाते हैं, वो उसे मोटा बोलकर चिढ़ा रहे होते हैं। रॉड ये देखकर काफ़ी उदास हो जाता है और वो रोने लग जाता है। रॉड अपने घर आकर डिसाइड करता है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ उसे उसके वज़न को लेकर बहुत ही तंग किया जाता था। रॉड अपना स्कूल छोड़ देता है कम्प्लीटली और स्कूल छोड़ देने के बाद रॉड कसम खाता है कि जिसने उसको तंग करा वो उसे नहीं छोड़ेगा। रॉड के दिल में अब बदले की आग जल चुकी थी। 31 दिसंबर 1955 जोसेफ एक कार एक्सीडेंट के अंदर मारा जाता है और ये खबर सुनकर रॉड बुरी तरीके से टूट जाता है। रॉड का सिर्फ एक ही अपना था और वो था जोसेफ सुलिवन, जो अब मारा जा चुका था। रॉड को कोई आइडिया नहीं था कि अब वो क्या करेगा। रॉड बुरी तरीके से रो रहा होता है। तभी दरवाजे पर कोई लेडी आती है और वो रॉड को बुला रही होती है, लेकिन जब रॉड उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो रॉड के लिए एक लेटर छोड़ जाती है और बोलती है कि ये लेटर तुम्हारी माँ की तरफ से है, जिसका नाम है सिस्टर मैडेलाइन। अब रॉड को हर साल अपनी माँ की तरफ से लेटर मिलना शुरू हो जाते हैं 1 जनवरी को और ये सिलसिला जारी रहता है 1956 से लेकर 1965 तक। मेनली सिस्टर मैडेलाइन रॉड को जोसेफ सुलिवन के अगेंस्ट करती हैं उन लेटर्स के अंदर, और वो ये भी बताती हैं कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, और रॉड को वो बताती हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो रॉड को बोलती हैं कि तुम मेरे पास वापस लौट कर आ जाओ, लेकिन रॉड उनका कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। 1965 के अंदर रॉड को वो आखिरी खत मिलता है सिस्टर मैडेलाइन की तरफ से, जिस खत के साथ एक किताब होती है और उस किताब के अंदर एक ऐसा राज होता है जो रॉड के फादर कभी नहीं चाहते थे कि उसको पता लगे। उसके अंदर वही आइसक्रीम का फॉर्मूला था जिसे खाकर रॉड बचपन में मोटा बन गया था। सितंबर 27, 1972 रॉड अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। इस टाइम रॉड की लगभग उम्र 25 साल थी। रॉड यहाँ पर एक आइसक्रीम वैन खरीदता है क्योंकि उसे अपने फादर का प्रोफेशन फॉलो करना था, मतलब एक आइसक्रीम मैन बनना था। लेकिन रॉड को सिर्फ एक आइसक्रीम मैन ही नहीं बनना था, उसे कुछ बदले भी पूरे करने थे। रॉड डिसाइड करता है कि वो अपने फादर की वो स्पेशल आइसक्रीम बनाएगा जिसे उसने बचपन में खा लिया था गलती से। रॉड अब उसी किताब का इस्तेमाल करता है जो उसे सिस्टर मैडेलाइन ने दी थी बचपन में, और उसी किताब का इस्तेमाल करके रॉड फाइनली तैयार कर देता है वो स्पेशल आइसक्रीम जिसे खाकर वो बचपन में मोटा हो गया था। रॉड अपने फादर की फैक्ट्री का मालिक भी बन जाता है और रॉड उस फैक्ट्री के अंदर काम शुरू कर देता है एक ऐसे रूम का जिसे वो बुलाता है एक्सट्रैक्शन रूम, जहां पर फ्रीज किए गए बच्चों को लाया जाता और उनके जरिए आइसक्रीम बनाई जाती। इस काम के लिए रॉड ने अपने साथ कुछ मिनी रोबोट्स और एक बोरिस नाम का रोबोट तैयार करा और एक मार्टी नाम की रोबोट भी तैयार करी। मार्टी का काम बेसिकली वही स्पेशल आइसक्रीम को बार बार बनाना था ताकि रॉड उसे यूज़ कर सके अपने कामों में, और बोरिस पूरी फैक्ट्री की
हिफाजत करता, मतलब सिक्योरिटी के लिए बोरिस को रखा गया था। रॉड अपने सभी क्लासमेट्स को फ्रीज कर उन्हें एक्सट्रैक्शन रूम में ले जाता है और वहां जाकर वो उन सभी को आइसक्रीम बना देता है और यहाँ पर रॉड का रिवेंज खत्म हो जाता है। लेकिन रॉड को अब इस काम के अंदर मजा आने लगता है। रॉड इस काम को कंटिन्यू रखता है। वो बच्चों को किडनैप करता है, उनको मोटा बनाता है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन रूम में ले जाकर उनको आइसक्रीम में चेंज कर देता है। दिसंबर 27, 1982 ये वो वक्त होता है जब रॉड एक नेबरहुड में जाता है और वहां जाकर वो किडनैप करता है एक मोटे बच्चे को जिसका नाम होता है चार्ली। चार्ली का दोस्त जिसका नाम है जे ब्राउन्स, और जे ब्राउन्स ही हमारी गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है। जे ब्राउन्स जब देखता है कि उसके दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया है तो वो उस किडनैपर रॉड के पास जाता है और अपने दोस्त को बचाकर वापस ले आता है सक्सेसफुली। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद, मतलब दिसंबर 29, 1982 को रॉड किडनैप करता है चार्ली की बहन लिस को, और ये चीज फिर से जे ब्राउन देख लेता है। वो फिर से लिस को बचाने जाता है, लेकिन जब जे ब्राउन अपने नेबरहुड में आ जाता है तो वो कूद जाता है वैन से और वो लिस को भी कहता है कूदो। लेकिन लिस जो कि एक लड़की थी तो वो जंप नहीं कर पाती, उसे डर होता है और यहाँ पर लिस रॉड के साथ ही निकल जाती है। ये चीज चार्ली और माइक भी देख लेते हैं। ठीक इसके 2 दिन बाद माइक तैयार करता है एक इलेक्ट्रो गन और वो सीधा जाकर रॉड से मिलता है और वो उससे बोलता है कि तुमने लिस को किडनैप क्यों किया, मैंने तुम्हें देखा था कि तुमने लिस को किडनैप करके ले जा रहे थे। वहां रॉड उसको बोलता है कि तुम शायद कंफ्यूज्ड हो, तुम शायद गलत आ गए हो मेरे पास। लेकिन माइक रॉड की बिल्कुल नहीं सुनता और वो मुसलसल रॉड को बोलता रहता है कि तुमने ही लिस को किडनैप किया है। रॉड को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो माइक की गन पर हाथ मार देता है और उसे गिरा देता है। रॉड बोलता है कि तुम मोटे नहीं हो, तुम मेरे लिए फायदेमंद नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बना सकता हूँ। तभी वो रॉड आइसक्रीम निकालकर माइक के मुंह में डाल देता है और माइक मोटा बन जाता है। जे ब्राउन्स ये सब देख रहा होता है। अचानक से रॉड उसको फ्रीज कर देता है मोटा बनाने के बाद। अब जे ब्राउन्स के पास एक नया टास्क था कि उसे अपने दोस्त माइक को भी बचाना है और वो निकल जाता है माइक को बचाने। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है लिस से, जो कि रॉड की वैन से बचकर निकल गई थी। ये चीज लिस खुद हमें बताती है। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है सर्कस के अंदर चार्ली से भी। जे ब्राउन्स चार्ली को बताता है और समझाता है सिचुएशन के हिसाब से कि उसकी बहन किडनैप हो गई थी और उसके बाद उसने उसकी बहन को रिकवर करा। फिर अब वो जा रहा है माइक को बचाने और ये सब सुनकर चार्ली फौरन से राजी हो जाता है और उसकी वैन में चला जाता है, जिस वैन को वो यूज कर रहा था ट्रैवलिंग के लिए। आफ्टर सॉल्विंग द ऑल पजल्स, लिस, चार्ली और जे ब्राउन्स बचा लेते हैं माइक को। वो माइक को अनफ्रीज कर देते हैं और उसे केज से बाहर निकाल लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग एक ग्रेट टीम हैं। लेकिन पीछे से रॉड आ जाता है और ये देखकर जे ब्राउन्स छुप जाता है उन सभी के पीछे। रॉड उनका मजाक बनाता है कि तुम एक ग्रेट टीम नहीं, तुम एक बेकार टीम हो, और उसके बाद रॉड उन सभी को फ्रीज कर देता है। लेकिन यहाँ हमारा जे ब्राउन्स बच जाता है और रॉड की जेब से एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट गिर जाता है, जिसे लेकर जे ब्राउन्स बाहर कूद जाता है। जे ब्राउन्स को पता चलता है उन सभी बच्चों को रॉड अब फैक्ट्री ले जाने वाला है अपनी, तो वो उस आइसक्रीम फॉर्मूले पर रिसर्च करता है और वो बना देता है एक ऐसी आइसक्रीम जो उसे मोटा बना देगी, ताकि रॉड के लिए वो यूजफुल हो जाए और रॉड उसको अपनी फैक्ट्री ले जाए ताकि वो अपने दोस्तों से मिल पाए। और एग्जैक्टली यही चीज होती है। रॉड उसको पकड़ लेता है क्योंकि वो रॉड के लिए अब यूजफुल बन गया था और अब रॉड उसको लेकर जाता है अपनी फैक्ट्री के अंदर। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी वहीं मौजूद हैं। रॉड उसको एक केज के अंदर बंद कर देता है और उन सबका मजाक बनाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी आइसक्रीम में कन्वर्ट कर दूंगा।
और ये चीज बोलकर रॉड एक्सट्रैक्शन रूम के अंदर चला जाता है। रॉड के चले जाने के बाद जे ब्राउन केज से बाहर निकल जाता है और उसे अब अपने दोस्तों को भी वहां से बाहर निकालना था, लेकिन वहां मसला ये था कि उनका सिक्योरिटी लॉक लगा था। मींस एक कंट्रोल रूम के अंदर उसे जाना था और वहां जाकर उसे ये सभी सिक्योरिटी लॉक्स को खोलना था। उस फैक्ट्री के अंदर जब वो कंट्रोल रूम को ढूंढता है तो वहां उसे बोरिस मिलता है, मतलब रॉड का वो खतरनाक रोबोट जो इस पूरी फैक्ट्री की हिफाजत करता है। और अभी यहाँ रॉड ने उसको एक टास्क दे रखा था कि उसको कंट्रोल रूम को सेफ रखना है, मतलब कंट्रोल रूम के अंदर कोई नहीं जा पाए। ये चीज देखकर जे ब्राउन्स घबरा जाता है और फिर वो प्लान करता है कि किसी ना किसी तरीके से बोरिस को वहां से उसे हटाना होगा। वो एक ट्रैप तैयार करता है बोरिस के लिए और उस ट्रैप के अंदर बोरिस को फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे बोरिस को बहुत नुकसान होता है और वो उठ नहीं पाता। जे ब्राउन कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और वहां जाकर अपने सभी फ्रेंड्स को फ्री कर देता है। ये चीज देखकर उसके सभी दोस्त खुश हो जाते हैं और तभी वहां आता है रॉड। रॉड उन तीनों को खुला देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो तीनों बच्चे अलग अलग पाइप्स के अंदर जंप कर देते हैं और रॉड ये चीज देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर रॉड अचानक सोचता है कि वो तीनों अभी भी फैक्ट्री के अंदर हैं, मतलब वो तीनों पाइप्स फैक्ट्री के अंदर ही कनेक्टेड हैं। रॉड ये रियलाइज कर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये सब वक्त का खेल है, जितना जल्दी वो उन्हें ढूंढेगा उतनी जल्दी वो उन्हें आइसक्रीम में कन्वर्ट कर देगा। और अब अगर मैं बात करूं जे ब्राउन्स की, तो उसका नेक्स्ट मिशन ये था कि उसको अपने सभी फ्रेंड्स को रेस्क्यू करना है। वो स्टार्ट करता है माइक से। हमें दिखाया जाता है कि माइक एक रेड पाइप से नीचे आ रहा है और वो तभी आकर नीचे गिरता है। माइक एक बहुत ही अनजान प्लेस में था, वो उसे नहीं पता था कि वो फैक्ट्री के किस कोने के अंदर बंद है, लेकिन तभी माइक जो है वो कांटेक्ट करता है जे ब्राउन से। जे उसको कहता है कि तुम्हें वहां से मैं निकाल लूंगा, फिक्र मत करो, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। माइक की मदद जे प्रॉपर तरीके से करता है और माइक को वहां से रेस्क्यू कर लेता है। माइक आखिर के अंदर कंट्रोल रूम के अंदर जंप करता है और वो जे ब्राउन से मिल जाता है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि चार्ली और लिस को भी उनको रेस्क्यू करना है। तभी वो फाइंड करना शुरू कर देते हैं चार्ली और लिस को कंट्रोल रूम के सिक्योरिटी कैंप्स की मदद से। तभी माइक और जे ब्राउन देखते हैं किचन के अंदर चार्ली को। जे पूछता है माइक से, क्या ये चार्ली है? माइक बोलता है हाँ, ये चार्ली ही है। तभी हम देखते हैं कि चार्ली किचन के अंदर बंद है और वो देख रहा होता है सामने। तभी वहां उसे दिखती है मार्टी। मार्टी को देखकर वो पूरी तरीके से डर जाता है। वो मार्टी के पास एक चाबी को भी देखता है जिसे उसे अब चुराना था ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। वो कांटेक्ट करता है जे से और उससे बोलता है कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वो मार्टी को मार सके और उससे वो चाबी चुरा कर उन लोगों के पास आ सके। जे उसकी पूरी हेल्प करता है और वो मार्टी को मारने में कामयाब हो जाता है और मार्टी के पास से वो चाबी चुरा कर फाइनली माइक और जे के पास वापस आ जाता है और वो तीनों ये चीज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जे बोलता है कि अब हमें लिस को भी ढूंढना होगा। जे और माइक पूरे सिक्योरिटी कैंप्स को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें लिस कहीं भी नहीं मिल रही होती। उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तभी माइक वहां पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है। वो यहाँ वहां हाथ पैर मार रहा होता है। जे उसको रोक रहा होता है, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा होता है बहुत। तभी वो डिसाइड करता है कि वो लिस को बचाने अब खुद जाएगा। माइक अपनी गन पकड़ता है और लिस की तरफ निकल जाता है। माइक उसी ब्लू पाइप के अंदर जाता है और वहां जंप लगा देता है ताकि वो लिस तक पहुंच सके। उस ब्लू पाइप के अंदर कूदने के बाद माइक की मुलाकात होती है डायरेक्ट लिस से। लिस उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे बोलती है क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वहां पर जे ब्राउन कांटेक्ट करता है उन दोनों से कैमरे के थ्रू। लिस रिवील करती है जे को कि उन्हें यहाँ पर एक की कार्ड चाहिए जो रॉड ने अपने वेयर हाउस में छुपाया हुआ है और वो वेयर हाउस टाउन के अंदर है। तभी वहां पर
जे सोचने लग जाता है कि अब क्या होगा। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि रॉड टाउन जा रहा है किसी रीज़न से। तभी वो चार्ली को एक चीज़ फेंक कर मारता है और उसे कहता है कि जाओ रॉड का पीछा करो टाउन में और वहाँ से मुझे की कार्ड ला कर दो ताकि हम तुम्हारी बहन को वहाँ से निकाल सकें। चार्ली सेम यही चीज़ करता है, वो रॉड की वैन का पीछा करता है और उसमें घुस कर रॉड के टाउन चला जाता है, जहां वो वेयर हाउस से की कार्ड को चुरा कर वापस जे के पास ले आता है। वापस आने के बाद वो उस की कार्ड को उसी ब्लू पाइप के अंदर ड्रॉप कर देता है ताकि वहां पर माइक और लिज वापस आ सके। और एग्जैक्टली यही चीज होती है, लिज और माइक वहां से निकल जाते हैं और वो उसी ग्रीन पाइप में कूदकर कंट्रोल रूम की तरफ आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस बेवकूफ चार्ली को एक केक मिलता है जिसे वो खाने लग जाता है। तभी वहां पर रॉड आता है और वो चार्ली को देख लेता है और रॉड गुस्से से उसका पीछा करने लगता है और चार्ली अपनी जान बचाकर रॉड से भागने लगता है। वो कंट्रोल रूम की तरफ जाता है और रॉड उसका पीछा करके कंट्रोल रूम तक आ जाता है। चार्ली रूम के अंदर जाकर गेट को बंद कर लेता है। सब लोग ये चीज देखकर पैनिक कर जाते हैं और वो गेट की तरफ बढ़ते हैं और गेट को बंद करने लगते हैं ताकि रॉड अंदर ना आ जाए। चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। रॉड मुसलसल दरवाजे पर लाते मुक्के मार रहा होता है ताकि वो दरवाजा तोड़ सके और अंदर घुस सके, लेकिन यहाँ वो सब फंस चुके थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फैक्ट्री के बाहर का नज़ारा मिलता है। वहाँ हम देखते हैं कि कोई फैक्ट्री के बाहर खड़ा है और ये कोई और नहीं, ये थी इविल नन सिस्टर मैडेलाइन। सिस्टर मैडेलाइन फाइनली अपने बेटे रॉड की फैक्ट्री तक आ चुकी थी। उसके बाद जे ब्राउन्स की मदर कॉल कर देती हैं पुलिस स्टेशन। वहां वो कॉल करके कहती हैं कि मेरा बेटा मिसिंग है 2 दिन से, और वो ये भी चीज मेंशन करती हैं कि साथ में उसके सभी दोस्त भी गायब हैं। ये चीज और खतरनाक थी। पुलिस उन्हें कहती है कि ठीक है, आपको किसी पर शक है, तो वो बताती हैं कि हाँ, मुझे एक आइसक्रीम मेलोडी पर शक है। मतलब उनके मोहल्ले में जब रॉड आता था तो वो एक आइसक्रीम मेलोडी बजाता था। पुलिस बोलती है ठीक है, हम इस चीज पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे सभी बच्चे बहुत मेहनत से रॉड को रोक रहे होते हैं अंदर आने से। तभी वहां से जे अलग होकर ढूंढता है इस कंट्रोल रूम से बाहर जाने का रास्ता। जे को एक सोफे के नीचे टनल मिलती है जिसके थ्रू वो सभी को वहां से निकाल लेता है। तभी रॉड वहां अंदर आता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है ये देखकर कि सभी बच्चे वहां से निकल चुके हैं। तभी वो वहां पर एक सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है और पूरी फैक्ट्री के अंदर लॉकडाउन लग जाता है। मतलब पूरी की पूरी फैक्ट्री सील्ड हो जाती है। वो सभी बच्चे छुप जाते हैं रॉड की वैन के अंदर और आपस में बात करने लगते हैं। सबसे पहले माइक बोलता है कि ये देखो, रॉड ने अब सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दिया है, मतलब पूरी की पूरी फैक्ट्री अब सील्ड हो चुकी है। और माइक बताता है कि उसे एक मैप मिला है और इस मैप के थ्रू हम उन जनरेटर्स के पास जाएंगे जो कि इस पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करते हैं। अगर हमने उन जनरेटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इस फैक्ट्री से हम बाहर निकल सकते हैं। वो चारों अपनी वैन से बाहर निकलते हैं और उन 3 जनरेटर्स को बंद करने चले जाते हैं। बीच रास्ते में उनकी मुलाकात सिस्टर मैडेलाइन से भी होती है। वो उससे बचकर निकल जाते हैं और सभी जनरेटर्स को बंद करने लगते हैं। उनकी मुलाकात यहाँ पर बोरिस से भी होती है, जो कि मिनी रॉड के जरिए अब वापस से जिंदा हो चुका था। बोरिस ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने बोरिस की मदद से उस लास्ट जनरेटर को भी खत्म कर दिया। और अब वो लोग प्लान करते हैं उन सभी बच्चों को बचाने का जो एक्सट्रैक्शन रूम के अंदर बंद हैं। वो सभी लोग एक्सट्रैक्शन रूम के अंदर जाते हैं और वहां जाकर एक्सट्रैक्शन रूम को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसे देखकर रॉड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रॉड ये चीज देखकर बहुत गुस्से में बोलता है कि तुम सब बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मेरे पुराने क्लासमेट्स थे और मेरी एक माँ जिसने मुझे छोड़ दिया था। यहाँ रॉड का फर्स्ट टाइम हम इमोशनली ब्रेकडाउन देखते हैं, जहाँ पर रॉड को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। सभी बच्चे एक्सट्रैक्शन रूम से बाहर आते हैं और वो निकल जाते हैं रॉड की तरफ, क्योंकि अब उनको रॉड से रिवेंज चाहिए था।
वो रॉड के ऑफिस जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि रॉड उनके सामने खड़ा होता है। वो रॉड को बोलते हैं कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रॉड बोलता है गुस्से में कि तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ खड़े हो। तभी रॉड इंट्रोड्यूस करता है अपनी न्यू इन्वेंशन द आइस कैनन को। रॉड यहाँ पर फौरन से हमला करता है गेट की तरफ और गेट को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। रॉड यहाँ पर सभी की गन्स को भी फ्रीज करके तोड़ डालता है। रॉड फौरन से यहाँ पर हमला करता है लिस की तरफ, लेकिन माइक बीच में आकर लिस को बचा लेता है और ये चीज सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं पूरी तरह। यहाँ पर जे और रॉड के बीच में एक बहुत खतरनाक फाइट होती है और ये फाइट आखिर में रॉड हार जाता है और सभी चीजें वापस से डिसेबल होने लगती हैं। मतलब डोर अनफ्रीज हो जाता है, माइक भी वापस से ठीक हो जाता है। इतना सब होने के बाद रॉड बुरी तरीके से टूट जाता है। वो रोने लगता है उन सभी बच्चों के सामने। रोते रोते वो बच्चों को बताता है कि किस तरीके से बचपन में उसके क्लासमेट्स उसका मजाक बनाते थे, किस तरीके से उसके फादर ने जब वो मोटा बन गया था तो उसको प्यार देना समझना सब छोड़ दिया था। वो उसका ध्यान नहीं रखते थे, उसको बिल्कुल ही अबैंडेड कर दिया था। वो बताता है कि उसको अपनी माँ के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत पता है, लेकिन वो कहाँ है किधर है उसे नहीं पता ये चीज़। आखिर में रॉड को वो सभी चीज़ें याद आने लग जाती हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो कुछ उसके साथ हुआ, जो चीज़ें पहले हुई और जो चीज़ें उसने की, उसे वो सभी चीज़ें याद आने लगती हैं। उसे वो हर एक चीज़ याद आती है। तभी रॉड समझ जाता है कि उसने बहुत कुछ बुरा कर दिया है। रॉड के सामने उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से मीनिंगलेस हो जाती है। तभी रॉड डिसाइड करता है कि अब वो जिंदा नहीं रहना चाहता। रॉड फौरन से जंप कर देता है एक ट्यूब के अंदर। जब रॉड उस ट्यूब के अंदर गिर जाता है तभी वहां पर आती है सिस्टर मैडेलाइन यानी इवल नन। सिस्टर मैडेलाइन ये चीज देखकर पहचान जाती हैं कि वो रॉड है, क्योंकि उसने जोसेफ सुलिवन जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो रॉड को गले से लगा लेती हैं। तभी रॉड पूछता है क्या आप मेरी माँ हो? तो सिस्टर मैडेलाइन बोलती हैं हाँ रॉड, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वो रॉड से माफी भी मांगती हैं जो जो चीजें उसने फेस करी सिस्टर मैडेलाइन की वजह से उसके लिए। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि रॉड पत्थर बनने लगता है, मतलब पेट्रिफिकेशन शुरू हो जाती है। और यहाँ पर सिस्टर मैडेलाइन कहती हैं कि रॉड हम आफ्टर लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। और इसके बाद दोनों पत्थर बनने लग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पुलिस रॉड की फैक्ट्री के बाहर आ चुकी थी और सभी बच्चे अब फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और पुलिस उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। यहाँ पर माइक, चार्ली, लिस और जे ब्राउन भी बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें जे ब्राउन के पेरेंट्स मिलते हैं जो उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। और यहाँ पर होता है अंत सिस्टर मैडेलाइन और रॉड सुलिवन का। अब अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक एम रखते हैं 10,000 लाइक का। मुझे पता है तुम लोग करवा दोगे, लाइक करो जाकर। और बाकी जाकर चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि अब हमें 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी क्रॉस करने हैं। और कमेंट्स में मुझे बताओ नेक्स्ट स्टोरी किस पर होनी चाहिए। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसलिए अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टोरी किस पर होनी चाहिए। मैं वो स्टोरी फौरन से बनाकर रेडी कर दूंगा। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के अंदर। पीस आउट।